मेरा नाम राजू है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं दिखने में बहुत ही स्मार्ट हूँ। एक दिन अपने काम के सिलसिले में मुझे दिल्ली से बैंगलोर जाना पड़ा। ट्रेन शाम 7 बजे की थी और मैं समय से पहले स्टेशन पहुँच गया। जैसे ही ट्रेन आई, मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद कोच में भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग अपनी सीटों पर जम गए थे तो कुछ खड़े खड़े ही जगह तलाशने में लगे थे। माहौल में हल्की हल्की गर्मी और शोर था। तभी मेरी नजर एक महिला पर पड़ी जो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए मेरी ओर आ रही थी। वो करीब 50 साल की होंगी। उनके साथ 2 लड़कियां थीं। तीनों अपनी जगह तलाश रही थीं। मेरे पास आई और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। महिला का नाम सरिता था। उनकी बड़ी बेटी का नाम गिन्नी था, जो लगभग 18 साल की थी। उसने सलवार कुर्ता पहना हुआ था। उसकी खूबसूरती ने मेरी नजरें उसकी ओर खींचने लगी। वहीं उसकी छोटी बहन का नाम पूजा था और वो 16 साल की थी। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि कुछ नीचे बैठ रहे थे, बाथरूम के पास जाकर बैठ रहे थे और कुछ ट्रेन के दरवाजे के पास। गर्मी बहुत थी क्योंकि ये जून का महीना था। आंटी को बहुत गर्मी लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, क्या मैं खिड़की की तरफ बैठ सकती हूँ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे दिक्कत है। मुझे भी गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं अपनी सीट किसी को नहीं देना चाहता था। फिर मैंने थोड़ा आगे बढ़कर उनके पास झुककर देखा तो गिन्नी और पूजा दूसरी तरफ बैठी हुई थी। मुझे लगा कि उनके पास बैठने को जगह मिल सकती है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है आंटी, आप यहाँ बैठ सकती हैं और मैं गिन्नी के पास बैठ जाऊंगा। मैं उठकर गिन्नी के पास आ गया। अब हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। ट्रेन के झटकों से हमारा शरीर एक दूसरे को छू रहा था, जिससे वे थोड़ी असहज महसूस कर रही थी और अपने आप को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भीड़ के कारण वे ज्यादा दूर नहीं जा पा रही थी। फिर से थोड़ा सा सड़कने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगह नहीं थी। मैंने उससे कहा, ट्रेन में हमेशा ऐसी ही भीड़ होती है। एक बार तो मैंने बाथरूम में बैठकर पूरी यात्रा की है। ये सुनकर गिन्नी एकदम बोली, आप क्या बोल रहे हैं? बाथरूम में बैठकर यात्रा की? बाथरूम में कैसे बैठ सकते हो? आपके पास टिकट नहीं था क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने पहले से टिकट बुक किया था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मुझे अपनी सीट तक भी नहीं जा पा रहा था। उसने कहा, अब तो इतनी भीड़ है भाई, आप अभी बाथरूम में जाकर बैठ जाइए, थोड़ी जगह बनेगी। ऐसा कहकर उसने मुझसे थोड़ी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन जगह थी ही नहीं। ऐसे ही 2-3 घंटे बीत गए। ट्रेन में बहुत गर्मी हो रही थी। गिन्नी और आंटी ने जो पानी साथ लाई थी, वो सफर के बीच में ही खत्म हो गया। गर्मी के कारण उन्हें बार बार प्यास लग रही थी। गर्मी और प्यास के कारण गिन्नी खुद को बेहद असहज महसूस कर रही थी। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो इस गर्मी में मैं यकीनन बेहोश हो जाऊंगी। उसकी आवाज में थकावट और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी हालत देखकर मेरे भीतर कुछ करने की इच्छा जाग उठी। मुझे लगा कि किसी तरह पानी लाना चाहिए, लेकिन समस्या ये थी कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि दरवाजे तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। चारों ओर लोग खड़े थे और रास्ता बनाना असंभव लग रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर इमरजेंसी खिड़की पर पड़ी, जो हमारे पास ही थी। मैंने तुरंत फैसला लिया। मैंने खिड़की की ग्रिल को ऊपर की ओर सरकाया और अपने बैग को गिन्नी और पूजा के पास छोड़कर खिड़की से बाहर कूद गया। गिन्नी और आंटी मुझे आश्चर्य से देख रही थी, शायद सोच रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। स्टेशन पर दौड़ते हुए मैंने जल्दी से पानी की बोतल और एक ठंडी कोल्ड खरीदी। पसीने से तरबतर में इमरजेंसी खिड़की के पास वापस आया और उसी खिड़की से अंदर चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैंने पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक गिन्नी की ओर बढ़ाई। उसके चेहरे पर राहत और खुशी के भाव थे। उसने तुरंत पानी की बोतल और एक लंबा घूंट लिया। उसके बाद उसने हल्के से मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और मजाकिया लहजे में बोले, थैंक यू बाथरूम वाले। उसकी इस बात को सुनकर वहां बैठे सभी लोग जोर से हंसने लगे। मैंने कहा, मुझे बाथरूम वाला मत कहो, सबको लगेगा कि मैं बाथरूम साफ करने आया हूँ। वो बोली, तो फिर मुझे तो आपका नाम ही नहीं पता, तो मैं आपको क्या कहूँ? मैंने कहा, मेरा नाम राजू है। वो बोली, थैंक यू राजू, तुम्हारे कारण हमें पानी और कोल्ड ड्रिंक मिला। मैंने कहा, इसके? ट्रेन चलने लगी थी। झटकों के साथ मेरे और गिन्नी के शरीर हल्के हल्के एक दूसरे को छूने लगे। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन गिन्नी पूरी तरह सामान्य लग रही थी। ट्रेन की गति के साथ ये स्थिति बनी रही और लगभग आधा घंटा बीत गया। अचानक गिन्नी ने पूजा की ओर झुककर धीरे से कहा, यार, बेवजह कोल्ड ड्रिंक और पानी पिलाया। अब मुझे प्रॉब्लम हो गई है, मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुनकर पूजा मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बाद गिन्नी अपनी माँ की ओर मुड़ी और थोड़ी झिझकते हुए बोली, मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। आंटी ने पहले उसे ध्यान से देखा और फिर धीरे से सिर हिलाकर कहा, जाओ बेटा। गिन्नी उठी और दरवाजे की ओर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, वहाँ की स्थिति देखकर ठिठक गई। वहाँ इतनी भीड़ थी कि लोग फर्श पर बैठे हुए थे और रास्ता पूरी तरह बंद था।
कोई खड़े होकर भी एक दूसरे से सटे हुए थे। वो वापस आई और झुंझलाते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। गिन्नी ने अपनी माँ से कहा, बहुत भीड़ है, लोग नीचे ही बैठे हुए हैं, ऐसे में वॉशरूम तक पहुँचना नामुमकिन है। मैं ये सब देख और सुन रहा था। उसकी परेशानी को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, तुम वॉशरूम जा सकती हो, जो भी लोग रास्ते में बैठे हैं वे उठ जाएंगे और रास्ता देंगे, तुम कोशिश तो करो। गिन्नी ने मेरी ओर देखा और हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, हम कैसे जाएं, वहाँ हर जगह लोग बैठे हैं, कौन उठेगा हमारे लिए। आंटी ने मेरी ओर देखा और बोली, बेटा क्या तुम इनके साथ जा सकते हो, इनकी मदद करता हूँ मैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है आंटी, मैं इन्हें वॉशरूम तक ले जाता हूँ। इसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गिन्नी और पूजा मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैंने रास्ते में बैठे लोगों को एक एक करके धीरे धीरे हटने के लिए कहा। हम जैसे तैसे वॉशरूम तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चला कि सारे वॉशरूम व्यस्त थे। हर दरवाजे पर कोई न कोई खड़ा था। गिन्नी और पूजा दोनों मेरी ओर देख रही थी, मानो पूछ रही हूँ कि अब क्या करें। तभी एक वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर निकला। मैंने तुरंत पूजा से कहा, तुम पहले जाओ। पूजा ने हिचकिचाहट के पास खड़े थे। गिन्नी बार बार इधर उधर देख रही थी। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुमने अपनी माँ से कहा, वरना तुम तो सीट पर बैठकर ही परेशान होती रहती। गिन्नी ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। तभी एक लड़का गिन्नी को घूर कर देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अरे भाई, क्या तुमने जिंदगी में कभी लड़की नहीं देखी? क्या तुम आदिवासी जमाने से आए हो, कभी कोई लड़की देखने? मेरी ये बात सुनकर वो दूसरी तरफ देखने लगा। ये सुनकर गिन्नी हंसने लगी। इसके बाद एक दूसरे बाथरूम से एक आदमी बाहर आया और गिन्नी उस बाथरूम में चली गई। जब दोनों लड़कियां लौट आईं, तो हम तीनों फिर से अपनी सीट पर बैठ गए। वापस आने पर गिन्नी अपनी माँ से बोली, मम्मी, अगर राजू नहीं होता तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। उसने कितनी मेहनत से जगह बनाई और हमें वहाँ तक लेकर गया। रात के 8 बज चुके थे। धीरे धीरे लोग अपने खाने के डिब्बे निकालने लगे। हर तरफ खाने की खुशबू फैल गई थी, जो भूख को और बढ़ा रही थी। गिन्नी, आंटी और पूजा ने भी अपना डिब्बे निकालने लगी। उनके खाने में सब्जी और रोटी महक रही थी। जैसे ही उन्होंने खाने की तैयारी शुरू की, गिन्नी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुम खिड़की पर जाकर बैठो और मेरी मम्मी को यहाँ आने दो। मैंने उसकी बात सुनी और बिना किसी झिझक के खिड़की के पास जाकर बैठ गया। आंटी मेरे स्थान पर आकर आराम से बैठ गईं। अब तीनों मिलकर खाने लगी। गिन्नी का हंसमुख चेहरा और पूजा की चंचलता इस पल को और भी सुखद बना रही थी। जब वे खाने में व्यस्त थीं, तो अचानक गिन्नी ने मेरी ओर मुड़कर पूछा, राजू, तुम खाने के लिए कुछ लाए हो? उसका सवाल सुनकर मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं आंटी, आप लोग खा ले, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही गिन्नी ने अपनी आंखों में हल्की शरारत लाते हुए कहा, अरे, हम तुम्हें नहीं खिला रहे, हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि तुम खाने के लिए कुछ लाए हो या नहीं। अब मैं थोड़ा सहज हुआ और जवाब दिया, हाँ, मैंने कुछ लाया तो हूँ, लेकिन मैं आपके बीच कैसे खा सकता हूँ। गिन्नी ने मेरी ओर देखा और चिढ़ाने के अंदाज में बोली, अरे, ऐसा क्या लाए हो जो हमारे साथ नहीं खा सकते? मैंने थोड़ा झिझक हुए कहा, मैं बिरयानी लाया हूँ, चिकन बिरयानी। ये सुनते ही गिन्नी की आंखें चमक उठी। वो उत्साहित होकर बोली, अरे वाह, मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी बिरयानी नहीं खाती। हम दोनों तो बिरयानी के बड़े शौकीन हैं। इसके बाद उसने अपनी माँ की ओर मुड़ते हुए कहा, मम्मी, तुम खिड़की के पास जाकर बैठो और राजू को यहाँ आने दो। आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। अब मैं अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गया और गिन्नी और पूजा के बीच बैठ गया। गिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब अपनी बिरयानी निकालो, देखते हैं कैसी है। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से बिरयानी का डिब्बा निकाला। उसकी खुशबू पूरे डिब्बे में फैल गई। गिन्नी ने तुरंत कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, चलो अब इसे हम तीनों मिलकर खाते हैं। मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, लेकिन ये काफी नहीं होगी, आप लोग पहले अपना खाना खा लीजिए। गिन्नी ने कहा, अरे चिंता मत करो, हम सब मिलकर खाएंगे, बिरयानी शेयर करने में ही तो मजा है। खाना खाने के बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। आंटी की तबीयत थोड़ी ज्यादा ही बिगड़ गई थी। उन्होंने कहा, मुझे कैसे भी करके अब सोना पड़ेगा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं और अकड़ गए हैं। तब मैंने गिन्नी से कहा, गिन्नी, ऊपर का सामान सीट के नीचे रखकर हम दोनों ऊपर बैठ सकते हैं। यहाँ आंटी सो सकती हैं और नीचे चटाई बिछाकर पूजा सोएगी। माँ चटाई लाई है। इसके बाद आंटी ने कहा, बेटा, लेकिन ये तो तुम्हारी सीट है, हम यहाँ कैसे सो सकते हैं? तब मैंने कहा, नहीं आंटी, आप सो जाएं, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आंटी ने नीचे चटाई बिछाकर पूजा को सोने को कहा और सीट पर आंटी सो गई। ऊपर का सामान हमने सीट के नीचे रखा और मैं और गिन्नी ऊपर जाकर बैठ गए। हम दोनों को ऊपर कोई नहीं देख रहा था। मेरे पास ही गिन्नी बैठी थी। अब रात के 12 बजे थे।
थोड़ी देर हम मोबाइल देखने लगे। इसके बाद मैंने मोबाइल रख दिया क्योंकि मेरा मन मोबाइल में लग नहीं रहा था। मेरा मन तो कहीं और ही था। तभी गिन्नी की आंख लग गई और उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया और सोने की कोशिश करने लगी। इसके बाद थोड़े समय में वो झपकी लेकर उठ गई। उसने मेरे कंधे पर सिर रखा हुआ देखकर मुझसे सॉरी कहा। मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपना सिर मेरे कंधे पर रख सकती हो और आराम से सो सकती हो। इसके बाद गिन्नी मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। मैंने देखा कि वो सो गई है। सोते सोते वो गिर ना जाए इसलिए मैंने अपने हाथ को पीछे ले जाकर उसकी कमर पर रखा। तभी गिन्नी जाग गई और वो मेरी ओर देखने लगी। हम दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तब गिन्नी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा किया तो मुझे नींद नहीं आएगी। तब मैंने कहा, सोना जरूरी है क्या? उस पर उसने कहा, क्या तुम्हें इतनी भीड़ में डर नहीं लग रहा? मैंने कहा, डर तो लगता है लेकिन इन लोगों का नहीं, तुम्हारा। तब उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मेरी चिंता है। फिर मैंने तुरंत अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, लेकिन इससे आगे मत जाओ। इसके बाद उसने खुद मेरे हाथ को पकड़कर अपनी कमर पर रखा और बोली, थैंक यू मुझे सहारा देने के लिए, नहीं तो मैं गिर जाती। सारी लोग सो गए थे लेकिन हम दोनों ही जाग रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उसने मुझसे पूछना शुरू किया कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर में कौन कौन है, मैं कितना कमाता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे हमारे प्रेम की बातें भी शुरू हो गई। हमारे दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति भावनाएं जागृत होने लगी। बातें करते करते अचानक आंटी ने उठकर ऊपर देखा। जब उन्होंने हमें बातें करते देखा तब गिन्नी तुरंत सोने का नाटक करने लग गई। तब आंटी ने कहा, गिन्नी तुम नीचे आकर सो, मैं बैठती हूँ। तब मैंने कहा, नहीं आंटी, आप सो जाएं, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा गिन्नी से दूर हो गया। फिर आंटी फिर से सो गई। मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था कि गिन्नी मुझसे दूर जाए। थोड़ी देर के बाद गिन्नी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा, सो गए क्या राजू? तब मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। फिर मैंने कहा, इतनी सुंदर लड़की के पास बैठकर सोने का मन कैसे करेगा? तब उसने हल्की सी मुस्कान दी और शर्माते हुए नीचे देखने लगी। हमें अब बहुत सर्दी लग रही थी। मैंने अपनी बैग से चादर निकालकर हम दोनों ने एक ही चादर लिया। हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। कभी मैं उसे देख रहा था तो कभी वो मुझे देख रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम दोनों चादर में न जाने क्या क्या बेतुकी बातें करने लगे। हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह हो गया था। सारी रात में नींद नहीं आई। सुबह के 6 बज चुके थे और ट्रेन अगले स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, मैं और गिन्नी अपने अपने स्थान से अलग होकर दूर बैठ गए। मैंने अपनी चादर ओढ़ ली जबकि गिन्नी दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। आंटी जब उठी तो उन्होंने देखा कि हम दोनों ने एक दूसरे से दूर होने की कोशिश की है। उन्होंने गिन्नी को देखा जो सोने का नाटक कर रही थी। आंटी ने उसे हल्के से झकझोरते हुए कहा, बेटा चल बाथरूम में फ्रेश हो लेते हैं, अभी चले तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद बहुत भीड़ हो जाएगी। गिन्नी अनमने ढंग से उठ गई। फिर आंटी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, राजू तुम भी उठ जाओ और फ्रेश हो लो। मैंने तुरंत चादर हटाई और उनके साथ चल पड़ा। हम तीनों बारी बारी से बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गई। इसके बाद हमने स्टेशन पर उतरकर पास के स्टॉल से चाय और नाश्ता लिया। हमने साथ बैठकर नाश्ता किया। उस समय भी हमारी बातचीत में हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा। नाश्ता करने के बाद हम फिर से ट्रेन में आकर बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। दिन भर का सफर यूं ही चलता रहा। हम तीनों ने साथ में खाना खाया और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। लेकिन शाम के करीब 3 बजे अचानक ट्रेन रुक गई। पहले तो हमें लगा कि ये कोई सामान्य रुकावट है और ट्रेन जल्द ही चल पड़ेगी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी ट्रेन नहीं हिली। थोड़ी देर बाद टीटी खिड़की के पास आया और हमें बताया ट्रेन 2 घंटे के लिए रुकी रहेगी। इंजन में कुछ तकनीकी खराबी हो गई है जिसे ठीक किया जा रहा है। ये सुनकर हम सभी निराश हो गए। अब ट्रेन में बैठे बैठे ऊब होने लगी थी। कोई भी यात्री अपनी जगह से उठ नहीं रहा था। ट्रेन में भीड़ पहले जैसी ही बनी रही। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और रात के 10 बजे ट्रेन बैंगलोर पहुंची। स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो गिन्नी और उसका परिवार अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर उतर गए। गिन्नी के पापा उनका इंतजार कर रहे थे। वे एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। जैसे ही उन्होंने आंटी, पूजा और गिन्नी को देखा, उनके चेहरे पर रौनक और खुशी झलकने लगी। उन्होंने आंटी से कहा, सफर कैसा रहा, आप सब ठीक है? आंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सफर आरामदायक था। राजू नाम के लड़के ने बहुत मदद की, वो बहुत अच्छा लड़का है। इसके बाद उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी पत्नी और बेटियों की इतनी मदद की। मैंने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। जैसे ही वे लोग कार की ओर बढ़ने लगे, गिन्नी ने थोड़ा पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई और भावनाओं का समंदर था। मैं इस पल को यूं ही जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने झिझकते हुए कहा, गिन्नी रुकना। गिन्नी पल भर के लिए ठिठकी और पलटकर मेरी ओर देखने लगी।
मैंने अपना फ़ोन निकाला और कहा, तुम्हारा नंबर दे दो, बात होती रहेगी। वो मुस्कुराई और अपना नंबर मुझे दिया। मैंने भी अपना नंबर उसे दिया। ये पल हमारे बीच एक अनकहा वादा बन गया था। उस रात घर लौटते हुए मेरे मन में केवल गिन्नी की यादें थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और हमारी ट्रेन की यात्रा के दौरान बिताए हर पल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। इसके बाद के 6 महीने हमारे जीवन के सबसे खास दिनों में से थे। हम कॉल और मैसेज के जरिए लगातार जुड़े रहे। हर दिन हमारी बातें घंटों चलती थी, चाहे दिन हो या रात। हमारी बातचीत में एक अलग ही अपनापन और गहराई थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान मैं अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर हो गया था। मैंने तय कर लिया था कि जब तक मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तब तक मैं गिन्नी के परिवार से शादी की बात नहीं करूंगा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मेरी सैलरी 30,000 थी और मेरी पारिवारिक स्थिति भी अब ठीक हो चुकी थी। मैंने अपने दिल की बात गिन्नी के परिवार के सामने रखने का फैसला किया। एक दिन मैं गिन्नी के घर गया। आंटी ने मुझे देखकर खुश होकर स्वागत किया और तुरंत गिन्नी के पापा को बुलाया। गिन्नी के पापा मुझे देखकर बोले, हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? मैंने साहस जुटाकर कहा, अंकल, मैं गिन्नी से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता आई। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और फिर पूछा, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, अंकल, मेरी सैलरी 30,000 है। मैं एक अच्छी नौकरी में हूँ। आंटी, जो मुझे पहले से ही जानती थी, ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, ये लड़का बहुत अच्छा है। मैंने इसे ट्रेन में देखा है। ये न केवल हमारी बेटियों की बल्कि औरों की भी मदद करता है। उनकी बात सुनकर गिन्नी के पापा ने मुझे कुछ पल देखा, फिर बोले, क्या तुम सच में मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? मैंने आत्मविश्वास से कहा, अंकल, गिन्नी मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मैं उसे हर हाल में खुश रखूंगा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सुनते ही गिन्नी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्द ही हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार इस खास दिन का हिस्सा बने। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जीवन कभी कभी सबसे खूबसूरत तोहफा वही देता है जहां आप उसे खोजने की उम्मीद भी नहीं करते। ट्रेन की वो यात्रा मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। वहीं मुझे मेरी जीवन साथी मिली। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और हर दिन उस यात्रा को याद करके मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जेवी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।